बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो ये लेक्चर है, ये सेशन है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से है। जैसे कि हमने कहा था कि हमारे जो लेजेंड्स लॉ कॉलेज के बच्चे हैं, हम इंशाल्लाह इनके ज़रिए से पूरे पाकिस्तान में जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी भी वजह से यहाँ तक नहीं आ सकते, तो हम उन लोगों तक इन बच्चों के ज़रिए तमाम वो चीज़ें जो वो जानना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, LLB के बारे में, लॉज़ के बारे में कि पाकिस्तान के लॉज़ क्या हैं और किस तरह इनको समझा जा सकता है, और सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं बल्कि उनको समझना और उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह सब बच्चों को सिखाएंगे। तो उसी सिलसिले में हमारा एक पहला लेक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का हुआ था, आज हम उसको बाकायदा तौर पर कंटिन्यू करेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस आने वाले पूरे साल के अंदर हम इसका एक एक लफ्ज़ पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। और इनफैक्ट जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ अगर आप आजकल देख लें तो आपको नज़र आएगा कि कभी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेके बैठा हुआ है, कभी जो है वो वज़ीर आला को कुछ कह दिया जाता है, कभी असम्बली डिज़ोल्व होती है, कभी इलेक्शन की डेट का मसला बन जाता है, और हर जगह पर आपको जो नाम नज़र आता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का नज़र आता है कि जी क्या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सदर ये कर सकता था या नहीं कर सकता था, वज़ीर आला ये कर सकता था या नहीं कर सकता था, गवर्नर क्या उसका ये इख्तियार था या उसका ये इख्तियार नहीं था। तो दर हकीकत कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये तमाम चीज़ें जो मसाइल आजकल हम देख रहे हैं कि क्या अब ये इलेक्शन होगा या इलेक्शन नहीं होगा, क्या ये 90 दिन में होना चाहिए, 60 दिन में होना चाहिए, अगर गवर्नर ऐलान ना करे तो कौन इसका ऐलान कर सकता है, इन तमाम सवालात का जवाब किस में है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। सबसे पहली बात कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सुनने के बाद जो दूसरी चीज़ ज़रूरी है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ना। इसका पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है, उर्दू में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। बट जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहली चीज़ इसके आर्टिकल्स की सूरत में नज़र आएगी। पढ़ने के लिए अगर मैं आपको कहता हूँ, ये समझाने के लिए कोई भी बात करता हूँ कि जी आप आर्टिकल 63 खोल लें, आप आर्टिकल 100 खोल लें, तो इसका फ़ौरन क्या तरीक़ाकार है, किस तरह हम इसको खोल सकते हैं। जैसे आप इस किताब को कहीं से भी, मैं खोल रहा हूँ अभी, खोलने के बाद आप इसके अगर टॉप पर देखें तो आपको लेफ़्ट साइड पर आर्टिकल ART के साथ जो नंबर लिखा हुआ नज़र आएगा वो आर्टिकल है, और राइट साइड पे क्या है, इसका पेज नंबर है। अगर हमने आर्टिकल 63 खोलना है तो यहाँ पर तो आर्टिकल 85 है, तो 85 से 63 की तरफ हम चले जाएंगे, बैक एंड पे जाएंगे, आर्टिकल क्या आ गया, 59 आ गया। तो बड़े आराम के साथ हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 62, और 62 के बाद आर्टिकल क्या आ गया, हमारे पास 63 आ गया। तो हर पेज पे अगर आप देखें तो टॉप जो कॉर्नर है उसके ऊपर लेफ़्ट पेज के राइट कॉर्नर पे और राइट पेज के लेफ़्ट कॉर्नर पे आर्टिकल का नंबर, ऑलमोस्ट जितने भी पब्लिशर हैं, अब ये किताब, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है और ये भी किसकी किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन की ही है। बट अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के हवाले से इस चीज़ को देखें तो क्या यहाँ से आर्टिकल तलाश करना इतना ही आसान है? बिल्कुल, यहाँ से भी आर्टिकल तलाश करना इतना ही आसान है, क्योंकि इसका भी जो पैटर्न होगा वही सेम होगा कि यहाँ पर क्या लिखा होगा, आर्टिकल नंबर लिखा होगा। अब एक क्वेश्चन जो पहले दिन जो बच्चा यहाँ पे बैठा होगा उसके जहन में ज़रूर आएगा कि सर ये भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन है और ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो छोटी सी किताब बेटा ये पहले नंबर पे उठा कर दे, हाँ ये वाली, तो ये भी क्या है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इन कॉन्स्टिट्यूशन के बुक साइज़ में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? इनफैक्ट ये एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या ये नकली कॉन्स्टिट्यूशन है? ये बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट क्या होता है, ये वो लॉ है जो पार्लियामेंट ने पास किया था। उसके बाद ये है शॉर्ट कमेंट्री। कौन सी कमेंट्री? शॉर्ट कमेंट्री। क्या होता है कि जब किसी कानून की किताब में अदालत के फैसले लिख दिए जाते हैं तो वो कमेंट्री कहलाता है। इसमें चंद एक फैसले लिखे हैं और इसमें क्या किए हुए हैं, ज़्यादा फैसले लिखे हैं। तो जो किताब जितनी बड़ी होगी उसका जो डेफिनेट इसमें जो कमेंट्री होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। आज क्योंकि हमने प्रैक्टिकली स्टार्ट करना है और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में हम इसको हर आर्टिकल को पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे, बिल्कुल हम चंद एक आर्टिकल्स। और आप लोग अगर अपना कोई सवाल पुट करना चाहते हो तो कमेंट्स में पुट करेंगे, जो इस के हवाले से होगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको इंशाल्लाह जो है उसका आंसर करेंगे। और साथ साथ अगर कोई और क्वेश्चंस आप नेक्स्ट वीडियो के लिए भी करना चाहेंगे, हम आपको रोज़ाना बताया करेंगे कल हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ना है। तो आप अगर आगे आने वाले आर्टिकल्स के हवाले से सवाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। बेटा आप लोगों के जो भी सवाल है हमने कोशिश करनी है कि इस चीज़ को नेचुरल रखना है, प्री प्लान ना हो। यानी कि आपके जहन में आप वो लोग हैं जो पार्ट 1 में हैं। अब पार्ट 1 का बच्चा जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को देखेगा तो उसके जहन में जो बिल्कुल बेसिक सवाल से आपने स्टार्ट करना है, जो उसमें ये नहीं कहना कि सर इसलिए मैंने ये सवाल नहीं पूछा कि शायद कोई हंसे ना या वो बेवकूफ़ाना सवाल हो। सवाल जो भी होता है उसकी कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होती है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चा एडवांस लेवल का नहीं होता। तो अगर कोई भी सवाल आपको लगता है कि ये बहुत बेवकूफ़ाना है या बिल्कुल बेसिक है इसलिए नहीं पूछना चाहिए, तो इस बात पे आपने रुकना नहीं है।
जो चीज़ आपके जहन में है, जो आपको शायद लगती है कि पता नहीं क्या है, फिर भी आप पूछें ताकि आपकी जो है ना वो माइंड क्लैरिटी हो। तो जी बेटा, आप अगर इस हवाले से कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं। बेसिकली अब तक पाकिस्तान की कितनी कॉन्स्टिट्यूशंस आ चुकी हैं? अच्छा बेटा, जब भी आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोगों ने ये माइक यूज़ करना है ताकि बाकी जो बच्चे हमारे उन तक आपकी आवाज़ क्लियर जाएगी। जी अभी पूछ लें दोबारा, क्या पूछना चाह रहे थे आप? सर मैं पूछ रही थी कि इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान की अब तक कितने कॉन्स्टिट्यूशंस आ चुके हैं? बेटा इस वक्त अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आपको पता ना, हमने एक साथ पाक स्टडी के लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट की हुई है। कल किसी को याद है मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हल्का सा एक जिक्र किया था, इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर हम इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पहला इंटरम कौन सा था? 1935, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, वो क्या था? इंटरम था, यानी कि आर्जी था। और पहला जो बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो 1956 का था। तो एक कौन सा हो गया? 1956। दूसरा जो बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन आया वो 1962 का आया। और फिर दरमियान में एक और इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1972 के अंदर। बट जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है हम उनको साइड पे रख देते हैं, और जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है 1973। तो अगर इस लिहाज से देखें तो अब तक टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूशन आ गए? 3, 56, 62 और ये मौजूदा 73 आ गया। तो ये तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन है जो अब तक चल रहा है। ये आज भी हमारे मुल्क में जो इन्फोर्स है वो क्या है? वो 1973 का है। जी सर मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन के कितने आर्टिकल्स हैं और बेसिकली आर्टिकल होता क्या है? अच्छा बेटा, एक छोटी सी चीज़ है। अभी अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, गुलाम आप बताओ कि 302 क्या है? ये कत्ल का आर्टिकल है, इसके अंदर किसी बंदे को कत्ल। मारा जाता है। अब फौरन 302 क्या हो सकता है? कोई मोबाइल का कोड भी तो हो सकता है ना। 302 कोई और चीज़ भी तो हो सकती है, लेकिन फ़ौरन जहन कहाँ चला गया? 62-63 का लफ्ज़ आपने सुना हुआ है? क्या है 62-63? किसी ने नहीं सुना 62-63? आइन का आर्टिकल 62-63 नहीं सुना आपने कभी? 62-63 के तहत खबरें शबरें नहीं सुनते आप लोग? हेडलाइंस। नहीं सुना कभी? ये जो जिसके ऊपर कोई भी जो MN MP ये डिस्क्वालीफाई होता है, जिसके ऊपर नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गया, जिसके ऊपर खाकान अब्बासी को हमने कह दिया, किसी भी जो आपके जितने भी जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं उनकी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालीफिकेशन वो किस आर्टिकल में? 62-63 के अंदर जो है। अब बताना क्या है, अगर हम वैसे इस पूरे के पूरे आइन को याद रखें तो किस तरह याद रखेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा एक छोटी सी प्रोविज़न जैसे कि MNA की क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो आर्टिकल 62 में रख दी। MPA की क्वालिफिकेशन क्या होगी या किसी उसकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो आर्टिकल 63 में रख दी। उसके बाद हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं वो आर्टिकल 199 के अंदर रख दी। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स आर्टिकल 184। तो आर्टिकल वैसे 280 हैं, लेकिन आर्टिकल में इसको डिवाइड क्यों किया जाता है? ताकि इसको याद रखना, इसको समझना, एक प्रोविज़न को दूसरी प्रोविज़न से अलग करना आसान हो जाए। एक आर्टिकल में एक बात की जाएगी और दूसरे आर्टिकल में दूसरी बात की जाएगी। तो आर्टिकल बेसिकली क्या है? आप सादा तरीन अल्फाज में कहें, जब मैं कहता हूँ कि आइन के 280 आर्टिकल हैं तो इसके 280 छोटे छोटे हिस्से हैं। हमने इसको 280, इसको कहते हैं कोडिफिकेशन। क्या कहते हैं? कोडिफिकेशन क्या होता है? कि हमने 280 कोड लगा दिए हैं इस आइन के ऊपर। अब इस कोड को याद रखना आसान है। इस कोड के साथ आइन के बारे में जब भी कोई बात हम करेंगे तो पूरा आइन अगर वैसे होता तो जनाब कहाँ पर लिखा है वो जी खोलो तलाश करो, मिलता ही ना। अभी जैसे मैंने आपको कहा है कि हमने कोई भी बात तलाश करनी है, मैं आपको कहता हूँ कि जी आर्टिकल 199 खोल लें, तो आप फ़ौरन क्या करेंगे? आप आर्टिकल यहाँ से आपको खोलने का क्या हो गया? आसानी होगी। आर्टिकल 199 में कोई ख़ास बात की गई होगी। तो आर्टिकल आइन के छोटे छोटे हिस्से बना दिए ताकि उसको समझना, उसको याद रखना, एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करना आसान हो जाए। तो टोटल इसके कितने आर्टिकल्स हैं? 280 आर्टिकल हैं जी। और उनमें प्रॉपर सीक्वेंस भी है? 1 से लेकर 280 तक है, प्रॉपर सीक्वेंस के साथ है। फिर उसके बाद इसमें मज़ीद हम कुछ देखेंगे, पार्ट्स होंगे, कुछ इसमें शेड्यूल होंगे। तो मुख्तलिफ तरीके से ये सारा क्या है? ये आइन को, जैसे अब कोई भी इसको छोड़ दें, हम आइन को बंद कर देते हैं। अभी कोई किताब आपने पढ़ी है? कोई ना कोई किताब मैट्रिक में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ी है? आपने मैथ पढ़ा है या नहीं पढ़ा? किसी ने पढ़ा है? वो मैथ सारा एक जैसी एक्सरसाइज होती है, चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर होते हैं। और हर चैप्टर में क्या होता है? किसी में फ्रैक्शन के सवालात होते हैं, किसी में ज्योमेट्री होती है, किसी में अलजबरा होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? एक चैप्टर में अलजबरा की फिर एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं और कुछ उसकी क्या होती हैं? एडवांस एक्सरसाइजेज होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? अलजबरा के हवाले से वो मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती है। किसी में क्या हो जाता है? अलजबरा, कहीं पे ज्योमेट्री, कहीं पे आपके फ्रैक्शन, कहीं पे आपके डेसिमल्स, कहीं पे बाइनरी आ जाता है। तो वो क्यों हम करते हैं? ताकि एक चैप्टर में एक जैसी चीज़ें कर दें इकट्ठी, तो उसको समझना क्या हो जाएगा? थोड़ा सा
आसान हो जाएगा। इसी तरह जब हमने आइन बनाया तो हमने एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा करके उसका एक हिस्सा बना दिया, फिर दूसरा हिस्सा बना दिया। अब जब आप चैप्टर की बात करें तो कोई किताब में अगर सिर्फ चैप्टर हो, उसकी हेडिंग हो और 10 सफ़े इकट्ठे लिखे हो, आप याद कर लेंगे उसको? और अगर उसकी हेडिंग बना दी जाए, हर सफ़े पे 4 या 5 हेडिंग हो और एक हेड के अंदर सिर्फ उसकी वो ख़ास बात लिखी हो, तो समझना आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान। यही चीज़ आइन के साथ है कि इसको भी क्या किया, पूरा आइन कौन याद रखता? उस आइन को क्या किया हमने, उसके पार्ट्स बना दिए, फिर पार्ट्स के अंदर क्या डाल दिए, उसके आर्टिकल डाल दिए, और आर्टिकल के अंदर कोई सी भी छोटी बात लिख थी कि जिसको पढ़ के आप समझ सके और आइन को याद रख सके। ये इसका बेसिक मकसद है। ठीक है बेटा, और कुछ सवाल? जी बेटा, आपको पूछना चाहिए। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि हम सुनते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील किया जाता है और जो बंदा उसे तब्दील करता है तो उस पर हाइट ट्रीजन लगता है। सर ये हाइट ट्रीजन होता क्या है? अच्छा, जैसे सबसे बड़ा जो मसला हमारा है वो क्या है, हमारे मुल्क में भी हमने कहा कि तीसरा आइन है ना, पहला आइन 1956 का, दूसरा 62 का। आप इंडिया में चले जाए, वहाँ पर एक ही आइन चल रहा है 1950 से लेकर अब तक। अमेरिका में चले जाते हैं 1787, 230 से ज़्यादा साल, और कितना आइन है? सिर्फ एक। हमारे मुल्क में क्या हो गया, पहला एक आइन आ गया, फिर दूसरा आइन आ गया, अब कौन सा आइन आ गया? तीसरा। फिर जब भी कोई मिलिट्री डिक्टेटर आता वो आइन को अपनी मर्जी से क्या करता? तब्दील करता। सारी पावर्स किसके पास ले लेता? अपने पास ले लेता। तो अब हमने ये किया है कि इस आइन के अंदर एक आर्टिकल डाल दिया। आर्टिकल डालने का मतलब क्या है कि ख़ास लॉ वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया कि अब अगर कोई भी, कब किया है ये? जरदारी साहब ने किया 2010 के अंदर, परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाद। और वो क्या है कि अगर अब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी क्या किया था, आइन को सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद ज़िया-उल-हक साहब ने क्या किया था, उसने भी आइन को उनको खामोश करवा दें। ज़िया-उल-हक साहब ने क्या किया था, आइन को सस्पेंड कर दिया था। दरवाज़ा बंद कर दें। ज़िया-उल-हक साहब ने क्या किया था, आइन को सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें अयूब खान, तो उसने आइन को एब्रोगेट कर दिया था। या एब्रोगेट करने का मतलब है सिरे से ख़त्म करना। ठीक है, अब कोई आता है मिलिट्री वाला, वो आइन को सिरे से ख़त्म कर देता है। कोई मिलिट्री वाला आता है वो आइन को सस्पेंड कर देता है। इसलिए हमने आइन के अंदर एक आर्टिकल बेटा डाल दिया, हाई ट्रीजन। ठीक है, हाई ट्रीजन है संगीन गद्दारी, कि अब अगर कोई शख्स इस आइन को बदलेगा, अगर कोई फ़ौजी मार्शल लॉ लगाता है, वो आइन के मुताबिक होता है, आइन के बगैर होता है, आइन से हटके होता है ना। तो अगर वो मार्शल लॉ लगाएगा तो हम कहते हैं कि ये तुमने जो है ये आइन के साथ क्या कर दी है, गद्दारी कर दी है, लिहाजा इस पर हाई ट्रीजन लगा दो। और हाई ट्रीजन की सज़ा क्या रख दी? डेथ सेंटेंस रख दी। अब अगर कोई भी शख्स मार्शल लॉ लगाएगा या किसी भी गलत तरीके से इस आइन को बदलेगा, मनसूख करेगा, कैंसिल करेगा, तो उस पर क्या लगेगा? हाई ट्रीजन। तो हाई ट्रीजन सिंपल क्या हो गया कि अब अगर कोई भी फ़ौजी हुकूमत आएगी तो वो, इसलिए आपने सुना होगा कि जरदारी साहब ने कहा कि हमने फ़ौज का रास्ता बंद कर दिया। वो कैसे बंद कर दिया कि हमने हाई ट्रीजन का आर्टिकल डाल दिया कि अब अगर कोई भी शख्स इस आइन को बदलेगा तो वो गद्दारी करेगा और उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा और उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। और अदालतों को भी रोक दिया कि कोई भी अदालत किसी भी ऐसे मार्शल लॉ को, किसी भी ऐसे अमल को कभी भी वैलिडेट नहीं करेगी। ये पाबंदी लगा दी गई। ये है हाई ट्रीजन। समझ आ गया? जी, और कोई सवाल बेटा आपको? सर आइन को अमेंड करने पे हाई ट्रीजन होता है, तो फिर आइन में कितनी अमेंडमेंट? हाँ ठीक। अब देख, अभी हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा आइन को क्या करता है, अमेंड करता है। चलो, एक तो हो गया कि एब्रोगेट करना। एब्रोगेट करने का मतलब होता है पक्का पक्का आइन ख़त्म कर देना। जैसे 56 का आइन हमने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। फिर दूसरा होता है कि आइन को सस्पेंड करना आर्जी तौर पे। जैसे मुशर्रफ साहब ने क्या किया, आइन को आर्जी तौर पे सस्पेंड। अगर सस्पेंड ना किया होता तो फिर तो ये आइन ख़त्म हो गया होता ना। अगर मुशर्रफ साहब के बाद भी ये आइन चल रहा है तो फिर क्या हुआ था? उसने आइन को एब्रोगेट नहीं किया था। क्या किया था? सस्पेंड। एक होता है आइन को एब्रोगेट करना, एक होता है उसको सस्पेंड करना, और एक होता है इसको अमेंड करना। और जब हम आर्टिकल 6 पढ़ते हैं तो उसमें तो इस चीज़ के बारे में भी है। अच्छा, अभी इसको समझने के लिए आप ऐसा करें, आर्टिकल 6 सब लोग खोल लें। जैसे मैंने आपको तरीक़ाकार बताया है, उस तरीक़ाकार के मुताबिक आप आर्टिकल 6 खोलेंगे तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। जब आप आर्टिकल 6 खोलते हैं तो आर्टिकल 6 में क्या लिखा हुआ क्या है? आर्टिकल 6 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स, जो क्या करता है, इसको पेज नंबर 27 पे है, हु एब्रोगेट्स आर सबवर्ट्स आर सस्पेंड्स आर होल्ड इन अबेंस आर अटेम्प्ट्स आर कंस्पायर टू एब्रोगेट और सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड इन अबेंस द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज ऑफ फोर्स, शो ऑफ फोर्स,
या अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। तो पाबंदी कब है बेटा? कि जब कोई ताकत के ज़ोर पे या गलत तरीके से इसको अमेंड करेगा तो फिर क्या होगा? फिर वो बंदा हाई ट्रीजन का मुजरिम होगा। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरीकाकार भी बताया कि अगर ज़रूरत पड़ जाए, हमें ज़रूरत पड़ती है ना वक्त के साथ साथ, अब तक कितनी अमेंडमेंट हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट, तो 25 अमेंडमेंट तो इसमें से अब तक हो चुकी है। तो अब अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर तो आर्टिकल 6 कहता है खबरदार आइन को बदलना नहीं है, जो बदलेगा उसके ऊपर क्या लगेगा? हाई ट्रीजन। लेकिन उसने कहा है, अब गौर से दोबारा पढ़े, कि बाय एनी अदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन, एनी अदर अनकॉन्स्ट। तो अगर आप वो तरीकाकार जो इसमें बताया गया है उसके मुताबिक तब्दील करेंगे तो फिर आप तब्दील कर सकते। और वो तरीकाकार क्या है? अब इसी का थोड़ा सा खोलें, आर्टिकल 238 खोल लें आप। आर्टिकल 238 आपको एक तरीकाकार बताएगा, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन उसका हेडिंग होगा, जो आपको ये बात समझाएगा कि अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये वो तरीकाकार है कि अगर कभी हमें इस आइन को बदलने की ज़रूरत पेश आएगी। पेज बेटा इसका है 394 पेज है, राइट साइड पे आप देखेंगे तो आर्टिकल 236 और 239 तक आर्टिकल है इसमें। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखा हुआ है? ये वो मीन, ये वो तरीकाकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया। और वो क्या तरीकाकार बताया कि जी, क्योंकि देखें कॉन्स्टिट्यूशन है किसके लिए? हम लोगों के लिए है ना। हम लोग कौन है? अब कॉन्स्टिट्यूशन का पहला सफ़ा खोलेंगे तो वहाँ पे हम लोगों की बात आएगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हम लोगों के लिए है, हम लोगों यानी कि अवाम के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्ट होगा वो भी कहाँ से स्टार्ट होगा कि जी हम, वेयर एज सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब बाय हिम। और उसके बाद एंड वेयर एज इट इज़ द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। किसकी विल है ये? पीपल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब इस पॉइंट को पहले समझे कि हमारी विल इसमें कैसे है। ये हमने तो बनाया, हम आपने बनाया है आइन? हमने बनाया है। क्यों कहते हैं हमने नहीं बनाया? हमने क्या किया? हमने अपनी मर्जी का बंदा पार्लियामेंट में भेजा या नहीं भेजा? जो एमएनए गया उसको वोट किसने डाला? हमने। और क्या कहा उसको कि भाई साहब हमारी जगह पे अब आप आगे वोट डालें। आपका वोट मतलब हम सब लोगों का वोट। जब आप बेटा किसी को वोट देते हैं तो इसका मतलब है कि आप कहते हैं कि जी ये हमारी आवाज़ ये बंदा है, जो हमारी राय है वो ये है, जो ये कहेगा वो कौन कहेगा? वो हम सब कहेंगे। और जब पार्लियामेंट में बैठा हुआ कोई भी शख्स कोई कानून पास करता है, बनाता है या कुछ भी करता है तो दर हकीकत वो क्या है? वो हमारी बिहाफ पे बनाता है। तो यहाँ पे जब लिखा है कि जी विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो दर हकीकत जो पार्लियामेंट, और हमने ये विल किसके ज़रिए से एक्सरसाइज की? थ्रू पार्लियामेंट की। तो ये पार्लियामेंट में बैठे हुए बंदों ने जो ये कानून पास किया वो किसके ज़रिए से किया? वो हमारे ज़रिए से किया। तो अब यहाँ पे अगर वो अमेंडमेंट का जो तरीकाकार बयान किया गया है कि जिसके मुताबिक कोई भी आइन का अगर अमेंडमेंट करना है तो उसमें पार्लियामेंट में बिल आएगा, उसको एक ख़ास मेजॉरिटी से, आगे चल के हम तफसील से पढ़ेंगे। अगर इस आइनी तरीकाकार के मुताबिक उस बिल को पास किया जाता है तो बिल्कुल ठीक है, इस तरह आप आइन को तब्दील कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ज़ोर, ज़बरदस्ती, वर्दी या किसी ऐसे तरीके से इसको तब्दील करेगा तो फिर वो हाई ट्रीजन होगा। अब बेटा क्लियर हो गया कि अगर अमेंडमेंट इस तरीक़ाकार के मुताबिक की जाएगी तो ये तो आइन खुद बता रहा है कि आप इसको अमेंड कर सकते हैं, लेकिन इस तरीक़ाकार के मुताबिक। अगर इस तरीक़ाकार से हट के अमेंड करेंगे तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं। जी सर, एक और क्वेश्चन है मेरा कि अमेंडमेंट्स के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइन है, क्या उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है या उतनी रहती है? देख बेटा, पाकिस्तान का आइन कब बना था? 1973 में बना था। 280 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे? अच्छा, अभी आखिर पे चले जाए, खोलें आखिरी आर्टिकल, शेड्यूल से पहले लेकर आएगा। पहले इसमें शेड्यूल होंगे, शेड्यूल से पहले अगर आप आर्टिकल देखेंगे आज कितने इसके आर्टिकल हैं, लास्ट इसके पेज पे आप चले जाएं। लास्ट पेज से पहले पेज नंबर आप इसका चले जाएं जनाब, कौन सा पेज देखना है आपने? 275 पेज पे जाए तो आखिरी आर्टिकल कौन सा शेड्यूल से पहले? 280। बेटा पानी दे देना, 280 है ना। जब आइन बना था तब भी 280 आर्टिकल थे और आज भी कितने आर्टिकल हैं इसके? 280। अच्छा, आपको मैं छोटा सा अगर समझाऊं, एक अमेंडमेंट हुई थी, अगर आपने कभी सुनो जी, 18वीं तरमीम का बड़ा शोर चल रहा होता है, 18th अमेंडमेंट, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के वो क्या था, उसका काफ़ी ज़्यादा शोर होता है। 18th अमेंडमेंट में 103 अमेंडमेंट्स हुई थी। कितनी अमेंडमेंट्स हुई थी? मतलब समझें,
तो आधा कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या कर दिया था, अमेंड कर दिया था। इसलिए 18th अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि तकरीबन उसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या कर दिया था, तब्दील। तो इतना ज़्यादा जब उसमें अमेंडमेंट आई, फिर भी टोटल आर्टिकल कितने हो गए, 280। अच्छा, इसी का एक पेज थोड़ा सा पीछे करें, एक पेज पीछे करें, तो आपको मैं कोई एक चीज़ दिखाता हूँ जो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और वो आप चले जाएं पेज नंबर, आप ऐसा करें 4 पेज पे आए, तो आपको कोई आर्टिकल नज़र आ रहा है 270 BB? BB नज़र आया 270 BB? उससे पहले 270 BB नज़र आया? 270 BB है, 270 BB भी है, 270 AA भी आया नज़र? अच्छा, और फिर 270 AB होगा, है ना? A नंबर क्या है साथ, 270। इस तरह और आप बहुत से अगर आर्टिकल देखेंगे 267 के साथ आपको B, जहाँ पे B नज़र आएगा ना, उससे पहले ज़रूर 267A होगा, तो फिर क्या आएगा उसमें, B आएगा। A होगा तो क्या आएगा, B। और 266 में कुछ ऐसा नहीं है, 265 में कुछ ऐसा नहीं है, 264 में कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, असल में होता ये है, जो हमारे इस आइन का तरीक़ाकार है वो इस तरह है कि जब भी कोई भी तब्दीली आएगी वो 280 के बाद नहीं लगेगी। जहाँ पे उसका रेलेवेंट हवाला बनता है वहाँ पर उसको आप ए की सूरत में ऐड कर देंगे। तो मतलब ये जो 270A है, 270B है, ये सब क्या है, ये ए, ये बी, ये अमेंडमेंट है। जब कोई बाद में अमेंडमेंट होती है ना, तो उसको 270A या B की सूरत में डाल दिया जाता है। अभी आप ऐसा कर शुरू से चले, आप आइन को शुरू से आप आर्टिकल 2 खोल लें, 2 के साथ आपको 2A नज़र आएगा। देखें पेज नंबर 14 पे जाएं, पेज नंबर 14 पे जाकर देखें, आर्टिकल 2 के बाद 2A आपको नज़र आएगा, है या नहीं है 2A? 2A नज़र आ गया। बल्कि आप इस तरह करें, इसका खोल लें, कंटेंट्स खोल लें, ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपको पेज चेंज नहीं करने पड़ेंगे। अब देखें यहाँ पे 2 के बाद 2A है, 10 के बाद 10A है, 19 के बाद 19A है, 25 के बाद 25A है। इस तरह आगे जाएं 63A, उसके बाद इससे आगे चलते जाएं तो आपको और भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स नज़र आएंगे जो ए की सूरत में, जैसे 165A है, 175A है, 152A है या नहीं है? ये सारे नए आर्टिकल हैं, ये सारे क्या है, नए आर्टिकल हैं। लेकिन उनको 280 के बाद नहीं लगाया जाता। जो भी अमेंडमेंट आती है, जिस आर्टिकल के साथ वो मिलती जुलती होती है, जिस चैप्टर में उसको जाना होता है, उसी चैप्टर में आप क्या करते हैं, अगर आर्टिकल 10 के साथ मिलती जुलती बात थी वो 10A में ऐड कर देते हैं। 25 के साथ मिलती जुलती बात थी, लेकिन होता पूरा ये आर्टिकल है। इसके अंदर जो बात होती है वो पूरी कौन सी बात होती है, एक नई बात। तो कुछ 270 हमने ए पढ़ा, ए पढ़ा, 270B पढ़ा, 270B पढ़ा। इसी तरह फिर कुछ आर्टिकल्स के फिर आगे उसके अंदर आर्टिकल 58 नहीं चेंज किया, 58(2) नहीं चेंज किया, उसके आगे B क्लॉज को डाल दिया। तो बेसिकली जब भी कोई अमेंडमेंट आती है तो टोटल नंबर चेंज नहीं होता, बल्कि उसको किस में ऐड कर दिया जाता है, एग्जिस्टिंग आर्टिकल के साथ। तो अब क्लियर हो गया बेटा कि तादाद चेंज क्यों नहीं हुई? इसलिए तादाद चेंज नहीं हुई क्योंकि उसका नंबर वहीं पे साथ रह गया। जी, तो ये होती क्यों नहीं है चेंज? मतलब ये एक लेजिस्लेशन का तरीकाकार है, ताकि अगर हम उसको ले जाते हैं 281 पे, ठीक है, अब वो बात किस चीज़ के हवाले से थी, वो तो फंडामेंटल राइट था। तो अब आधे फंडामेंटल राइट कहाँ पे मिलते हैं हमें, आर्टिकल 8 से 28 तक, और आधे फंडामेंटल राइट कहाँ से मिलते हैं, 280 आर्टिकल के बाद। तो फिर उसको याद रखना क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता है। लिहाजा जो जिस चैप्टर की बात है उसको उस चैप्टर के साथ ही ऐड कर दिया जाता है, ताकि आप अगर उस चैप्टर के साथ ऐड करते, ठीक है, उसके साथ ऐड करते तो फिर नंबर चेंज करते। जब नंबर चेंज करते तो फिर हम आपको पढ़ाते कैसे, फिर हमें हर साल अमेंडमेंट के बाद दोबारा रट्टा लगाना पड़ता। फिर हम आपको हर साल बताते कि ये अब क्या है कि अब जो 270 है वो 270 है, जो आर्टिकल 25 है वो आर्टिकल 25 है, जो 19 है वो 19 है। उसकी तादाद, उसका नंबर, उसकी तरतीब चेंज नहीं हुई। साथ जो एडिशन हुआ वो हम आपको बता देते हैं कि जनाब ये चीज़ इसके साथ ऐड हो गई है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को समझना हमेशा क्या रहे, आसान रहे, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की सारी प्रोविजंस जो एक चैप्टर में आनी है वो उस, अब अदालत है, ठीक है, हम अदालतों के इख्तियार को चेंज कर रहे हैं, और अगर जाके वो आर्टिकल 280 के बाद प्रोविज़न डाल दें कि अदालत के इख्तियार चेंज हो गया, पहले हमें पुरानी बात का पता है कोई नहीं, फिर नई बात अब कहाँ से पता चलेगा। लेकिन जब एक जगह पे लिखा हुआ है कि जी जज ऐसे अपॉइंट होगा, ये होगा, उसी में एक बात डाल दें जी जज की रिटायरिंग एज ये होगी, तो बात हमें उसकी समझ आ जाएगी। तो बेसिकली बेटा उसको साथ रखने का मकसद यही होता है कि ताकि जो चीज़ है जिस चैप्टर का हिस्सा है उसका हिस्सा रहे,
और उसको समझने में हमें आसानी हो। क्लियर हो गया जी बेटा? सर ये कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स का मतलब क्या है? देखिए, आप किताबें पढ़ते हैं, हम किताबें ये नहीं पढ़ते, चैप्टर्स होते हैं उसमें। जैसे मैंने आपको मैथ की मिसाल दे दी कि जी चैप्टर 1 में बाइनरी के सवालात आ गए, चैप्टर 2 में फ्रैक्शन के सवालात आ गए, किसी में अलजबरा के सवालात आ गए। इसी तरह हमने क्या किया, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके 12 पार्ट्स बना दिए। कॉन्स्टिट्यूशन को कितने हिस्से में तकसीम कर दिया? 12 हिस्सों में। हर हिस्से में क्या किया, पहला जो हिस्सा था जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह है वो सारा एक पार्ट के अंदर सारी वो बातें कर दी। फिर एक पार्ट हमने पार्लियामेंट के मुतल्लिक़ बना दिया, एक पार्ट हमने जुडिशरी के मुतल्लिक़ बना दिया, एक पार्ट हमने एग्जेक्टिव के मुतल्लिक़ बना दिया, एक पार्ट हमने बना दिया कि वफाकी हुकूमत कैसे होगी, एक पार्ट बनाया कि सूबाई हुकूमत कैसे होगी, एक पार्ट बनाया कि वफाकी और सूबाई हुकूमत का आपस का ताल्लुक़ किस किस्म का होगा। तो बेसिकली आप कह लें कि इसके 12 हिस्से इसलिए किए गए हैं कि ताकि हम एक जैसे हिस्से में एक जैसी बातें लिख सकें। अब यहाँ पर देखो ना आप, ये पार्ट 1 है ना, इसमें कौन सी बातें? सारी इंट्रोडक्टरी बातें हैं। पाकिस्तान का नाम क्या है, इसके कौन कौन से सूबे हैं, ये सारी बातें किस में है? पार्ट 1 में। पार्ट 2 के अंदर हमने क्या डाल दिया? फंडामेंटल राइट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी डाल दिया। अब जब पार्ट 3 में चलेंगे तो पार्ट 3 किस चीज़ के हवाले से है? पार्ट 3 आपका फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है। पार्ट 4 में चले जाएंगे तो पार्ट 4 किसके हवाले से होगा? पार्ट 4 आपका होगा जनाब प्रोविंसेस के हवाले से। फिर पार्ट 5 बताएगा रिलेशन बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। और उसके बाद पार्ट 6 क्या है कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे। और पार्ट 7 में सारी कौन सी बातें हैं? जुडिशरी की। सुप्रीम कोर्ट कैसा होगा, हाई कोर्ट कैसा होगा, फेडरल शरीयत कोर्ट कैसा होगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कैसी होगी। तो अब ये समझ आ गया पार्ट क्यों बनाया? ताकि एक जैसी बातों को एक पार्ट के अंदर, अब एक पार्ट के अंदर क्या किए? फिर आर्टिकल डाल दिए। अब अगर सारी बातें अदालत की एक ही पार्ट में होती तो हमें समझ कहाँ से आता? एक पार्ट में ये लिखा कि अदालत के जज की तादाद कितनी होगी, उसकी एज कितनी होगी, उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होगी, ये उसके आगे हमने लिख दिया। समझ आ गई? पार्ट टोटल पार्ट है कितने? 12। कितने पार्ट्स हैं इसके? 12 जी। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये शेड्यूल क्या है और कितने शेड्यूल आ चुके हैं अभी तक? अच्छा एक बात सुन, अब ये लफ्ज़ आगे शेड्यूल, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन है चाहे कोई और आइन या कोई भी एक्ट है, कोई भी किताब है, उनमें एक चीज़ होती है जिसको शेड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेड्यूल। अब बात है कि शेड्यूल है क्या और ये हमारे आइन में कितने। जब हमारा ये आइन आया था, पहले जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि जब ये आइन आया था इसमें 7 शेड्यूल थे। कितने थे? 7। अब 5 हैं। अब कितने हैं? 5। अब आइन का आर्टिकल 280 जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे चले जाए, पेज नंबर 275 होगा मेरे ख्याल में। कौन सा पेज था वो हमने जो देखा था? 475 था। आर्टिकल आप जाएँ 280 आर्टिकल पे चले जाएँ, जहाँ पे आखिरी आर्टिकल है। आइन का आखिरी आर्टिकल निकाल लें आप आखिरी आर्टिकल निकाल लें जनाब। ये पेज कौन सा होगा? ये आखिरी आर्टिकल पे आप आ गए। ये है जनाब, आप आखिरी आर्टिकल पे गए, 430 पेज है। 280 आर्टिकल आ गए, 430 पेज पे जाए, आ गया आखिरी आर्टिकल। उसके बाद अगले पेज पे जाए तो क्या लिखा हुआ है? एनेक्स्चर है। एनेक्स्चर से अगले पेज पर जाए तो लिखोगा फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के बाद आप चले जाएं, ख़त्म होगा तो सेकंड शेड्यूल आएगा। सेकंड शेड्यूल के बाद आप आगे चले तो थर्ड शेड्यूल, उसके बाद फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा और सिक्स्थ और सेवन्थ के आगे देखें क्या लिखा हुआ है। आखिर पे जाके 2 शेड्यूल होंगे, उनके आगे लिखा होगा कि ये शेड्यूल क्या हो गए हैं? 6th और 7th शेड्यूल। उसके साथ क्या लिखा होगा ये देखें लास्ट पेज पे, पेज 463 पे चले जाए। 463 पेज पे चले जाएं आप, क्या लिखा हुआ है? 6th शेड्यूल और 7th शेड्यूल के आगे क्या लिखा हुआ है? क्रॉस, मतलब ये ओमिटेड है। पेज 463 निकालें बेटा, आप कौन से पेज लेके बैठे हैं? आखिरी पेज पे लिखा हुआ है 6th शेड्यूल और 7th शेड्यूल। लास्ट पेज से एक पेज पहले क्रॉस नजर आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल शेड्यूल कितने थे? 7। ये 2 क्या हो गए? ओमिट। बाकी कितने रह गए इसमें? 5। अच्छा ये है क्या? ये शेड्यूल है क्या? थोड़ा सा समझने के लिए आप ऐसा करें, थर्ड शेड्यूल खोलें। थर्ड शेड्यूल खोलें, इसमें से ओथ को लिखे होंगे थर्ड शेड्यूल में, देखें जनाब। दे दो अभी। ओथ लिखा हुआ है? अच्छा, अब ऐसा करें, जहां पे प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है? प्रेसिडेंट। वो आपको हम आगे चल के पढ़ाएंगे, मैं आपको इसको समझाने के लिए सिर्फ बताता हूँ। आर्टिकल 40
आप खोल लें 42 खोल लें जनाब। 42 में लिखा हो गया ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। पेज नंबर आप चले जाए बेटा 91 पे चले जाए। अच्छा, अगर आप लोग भी इस आइन को जिस तरह हम, क्योंकि समझ उसी वक्त आएगी जिस वक्त आप सुनेंगे नहीं, आप चीज़ों को अपनी आंखों से देखेंगे, किताब खोल के बैठेंगे, फिर आपको समझ आएगी और बड़े आसान तरीके से समझ आएगी। तो उसके लिए आप लोग भी कोशिश करें कि ये जो बुक्स अपनी अरेंज कर लें, और अगर सेम बुक जो हम यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको पूरे आइन को आगे तरतीब से लेकर चलना है अपने इन बच्चों के साथ, तो अगर आप ये बुक वगैरह मंगवाना चाहें तो हम आपको बता देंगे ताकि हम सेम तरीक़ाकार के मुताबिक चलें। अब देखिए बेटा, आर्टिकल 42 आया आपके पास में, क्या लिखा हुआ है और आगे क्या लिखा हुआ है? बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल, ऐसे लिखा हुआ है ना। और 3rd शेड्यूल में उसने बताया कि जी वो जो आर्टिकल 42 वाला ओथ है वो ये है। अब होता क्या है इस तरह के, अभी ओथ देखे कितने हैं वहाँ पे, आर्मी का ओथ, MNA का ओथ, MPA का ओथ, ढेर सारे ओथ होंगे, सदर का ओथ, चीफ जस्टिस का ओथ, स्पीकर का ओथ, सबके ओथ है कि नहीं है? अच्छा, होता क्या, होता ये है कि आइन के अंदर कभी भी ना तो कोई इस किस्म की इजाफी चीज़ डाली जाती है, ना कोई लिस्ट डाली जाती है, ना कोई टेबल डाला जाता है, ना कोई नक्शा डाला जाता है, और ना ही कोई फॉर्म डाला जाता है, ताकि उसका सीक्वेंस ख़राब ना हो। ऐसी तमाम मालूमात जो किसी कानून के मुतल्लिक आपने देनी हो कि जी ऐसा ओथ होगा, ऐसा फॉर्म आपने फिल करना है, ऐसा नक्शा, ऐसी लिस्ट, वो आखिर पे जाके शेड्यूल में दे दी जाती है। तो शेड्यूल में क्या होता है, वो तमाम चीज़ें जो किसी कानून के साथ रिलेटेड तो हों लेकिन उनको कानून के दरमियान में ना लिखा जाए, उन ताकि वो कानून की तरतीब ना ख़राब हो, लोग समझने में इसको रेफ़र कर दिया जी ओथ वहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप जाएंगे 2nd शेड्यूल में जाएंगे, 4th शेड्यूल में जाएंगे, 4th शेड्यूल में आपको लिस्टें मिलेंगी कि जिसके ऊपर कानून साजी होगी, एक लंबी सी लिस्ट होगी जनाब, लेजिस्लेटिव लिस्ट मिलेगी आपको 4th शेड्यूल में। ठीक है, ये अभी आर्टिकल आप जाके देखें इसका, अगर इसको हम आर्टिकल 141 के साथ डालते हैं, ये आर्टिकल 70 क्लॉज 4 की वो बात कर रहा है, 4th शेड्यूल। आर्टिकल आप चले जाए 70 में, और आर्टिकल 70 की क्लास 4 ज़रा पढ़ लें जाके, क्या कहता है जनाब आर्टिकल 70 और आर्टिकल 70 की क्लास 4। आर्टिकल 70 की क्लास 4 ये कह रही है कि जनाब वो सारे मामले, इन दिस आर्टिकल एंड द सक्सीडिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट मींस द फेडरल लिस्ट इन द 4th शेड्यूल। अब ये था कानून साजी का प्रोसीजर। उसने कहा जी कानून साजी सिर्फ और सिर्फ किस मौजू पे होगी, जो फेडरल लिस्ट में है। फेडरल लिस्ट कौन सी है? कहता है जी आखिर पे जाके 4th शेड्यूल देख ले, वो जो लिस्ट है वो सारी की सारी किस में दी गई है? 4th शेड्यूल में। तो सिंपल बेटा जो आपने बात समझनी है कि ये शेड्यूल क्या है और कितने शेड्यूल, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। टोटल कितने थे? 7 थे, 2 ओमिट हो गए, बाकी कितने रह गए? 5। और ये शेड्यूल होता क्या है? ये शेड्यूल कोई भी ओथ, कोई भी लिस्ट, कोई भी टेबल, कोई भी मैप, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका किसी कानून में हवाला दिया जाए और उसको उसके दरमियान में लिख के कानून को थोड़ा सा उसकी सीक्वेंस को, उसकी तरतीब को ख़राब ना करना चाहें, तो फिर क्या करते हैं, उसको आखिर पे जितनी ऐसी इजाफी चीज़ें होती हैं वो शेड्यूल की सूरत में आइन या कानून के साथ लगा दी जाती है। क्लियर हो गया बेटा? अभी और कुछ सवाल जी? आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं? सर अगर कोई शख्स कानून ये आइन की खिलाफ वर्जी करता है सर, इसके लिए क्या एक्शन लिया जाता है? अच्छा, पहली बात है ये आइन की खिलाफ वर्जी क्या होती है, आप सब लोगों को अभी ताज़ा बातें चलो बताते हैं। आपको याद है इमरान खान ने जो है वो असम्बली डिसॉल्व की थी अभी, और किसने एक्शन लिया था? सुप्रीम कोर्ट ने। जब हम कहते हैं जी रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल गए थे, तो वो इमरान खान ने क्या किया था? वो आइन की खिलाफ वर्जी कैसे की थी? इस आइन में ये लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म असम्बली डिसॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट को कह सकता है। तो उसने भी तो यही कहा था प्रेसिडेंट को कि आप क्या करें? असम्बली डिसॉल्व करें। तो अगर उसने कह दिया था कि असम्बली डिसॉल्व करें, तो फिर हमने अदालतें क्यों खोलनी? तो ये खिलाफ वर्जी कैसे हो गई? पहली बात तो खिलाफ वर्जी समझते हैं ना। आइन में लिखा हुआ है कि अगर किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का वोट आ जाए तो वो सदर को असम्बली तोड़ने का नहीं कह सकता। क्या नहीं कर सकता? असम्बली तोड़ने का नहीं कह सकता। तो आपको याद है कि नहीं इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या आया था? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो अब जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असम्बली में आ जाए तो इसके ऊपर वोट करना ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है? इसके ऊपर वोट। वहाँ पे क्या किया गया था?
वहाँ पे उन्होंने कहा था जी वो बैरूनी एजेंडा है लिहाजा हम वोटिंग नहीं करवाते। इस तरह हो सकता ही। जब आइन ने कहा कि आपने वोटिंग करवानी है तो आपने वोटिंग करवानी है। तो अगर वोटिंग नहीं करवाई तो मतलब इमरान खान के खिलाफ क्या चीज़ है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और आइन कहता है कि जब प्राइम मिनिस्टर, अब ये सारी बातें इसमें लिखी है, हाँ, जब हम इसको तफसील से पढ़ेंगे इसमें लिखा होगा कि जब किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो वो असम्बली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। जब उसने असम्बली को डिसॉल्व किया तो क्या कर दी, आइन की खिलाफ वर्जी कर दी, आइन की खिलाफ वर्जी। जब उसने आइन की खिलाफ वर्जी कर दी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आर्टिकल 184 में एक्शन ले लिया कि नहीं जनाब खबरदार, आप असम्बली को वापस बहाल कर दें, आपका ये फैसला क्या है, गलत है। तो अब समझ आ गई क्या होता है कि ये जो अभी जैसे सदर पाकिस्तान ने क्या किया, इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी, फौरन क्या हुआ, फौरन जनाब आप चले गए सुप्रीम कोर्ट कि जी सदर तो डेट अनाउंस नहीं कर सकता, सदर ने अनाउंस कैसे कर दी। तो जब भी कोई आइन की खिलाफ वर्जी हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनके पास इख्तियार है कि वो इस मामले में देखे कि क्या किसी ने अब देखना है अब आइन की खिलाफ वर्जी कितनी है। अगर तो वो आइन की खिलाफ वर्जी इतनी सख्त है, इतनी सख्त है कि आर्टिकल 6 में जा रही है तो फिर उसको आर्टिकल 6 की सज़ा मिलेगी। और अगर वो आइन की खिलाफ वर्जी है बट इतनी सख्त नहीं है, पूरा आइन उसने तब्दील नहीं किया, तो फिर सिर्फ उसको कहा जाता है खबरदार तुमने आज के बाद ऐसा नहीं करना, तुम्हारा ये काम गलत है। जैसे इमरान खान पे आर्टिकल 6 तो नहीं लगा ना, खाली क्या कहा कि तुम्हारा ये काम गलत। जबकि आपने शोर सुना होगा कि जी इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, सुना था ना। तो आर्टिकल 6 तो तब लगता जब कोई इस आइन को इस तरह बदले कि वो पूरा तरीकाकार ही गलत कर दे। तो जब इस तरह के छोटे मोटे एक्शंस हैं इसके ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगता। ये कोई इस आर्टिकल 6 को बेसिकली डाला गया था किसी प्रॉपर ऐसी जो आप कह लें कि मिलिट्री इंटरवेंशन या ऐसी चीज़ को रोकने के लिए। ये जिस तरह भी हमारे मुल्क में एक मजाक आप नहीं देख रहे, क्योंकि हम आइन को फॉलो नहीं करते, हर एक दूसरे बंदे पे दहशत गर्दी के पीछे, और वो दहशत गर्दी तो कोई और चीज़ है। यहाँ पे कोई कुछ भी करता है तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं, ये दहशत गर्दी का पर्चा। तो आइन की भी खिलाफ वर्जी होगी तो वहाँ पे आपके पास रेमेडी क्या है, अगर हाई कोर्ट है तो आर्टिकल 199, अगर सुप्रीम कोर्ट है तो आर्टिकल 184। अब अगर बेटा ये आर्टिकल ना होते तो मैं आपको कैसे बताता, मैंने भी आपको क्या कहा है, आर्टिकल 199। आप किताब को खोलेंगे तो आपको आर्टिकल 199 में लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि जब भी आइन की वायलेशन होगी तो हाई कोर्ट ये आर्डर जारी कर सकता है। जब भी हम सुप्रीम कोर्ट का देखेंगे आर्टिकल 184 में लिखा होगा कि कोई भी आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो वो क्या कर सकता है, उसके हवाले। तो जब भी आइन की खिलाफ वर्जी होगी, अगर हम हाई कोर्ट में रिट फाइल करेंगे तो आर्टिकल 199, अगर सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करेंगे तो आर्टिकल 180। अच्छा लेकिन एक मसला आ गया, इमरान खान के वक्त तो किसी ने रिट फाइल नहीं की थी। अभी भी जो ये हुआ है डॉक्टर आरिफ अलवी वाला मामला, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस नहीं लिया, आज खुद नोटिस लिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 184 कहता है कि अगर कहीं पर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो सुमोटो एक्शन ले सकता है। तो लिहाजा भी जो ये मामला आरिफ अलवी के अनाउंसमेंट वाला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुमोटो एक्शन लिया था। ठीक है बेटा, और कुछ सर क्या इस कॉलेज के अंदर हम सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे? जी बेटा, अभी मकसद अभी साथ आज वैसे जो कुछ बिल्कुल नए लोग होंगे उनके लिए तो शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा कि हम कभी किसी आर्टिकल पे जा रहे हैं, कभी किसी आर्टिकल पे जा रहे हैं। लेकिन जब तक हम इस तरह अपनी आंखों से चीज़ों को, अब अगर मैं वैसे आपको बताता कि शेड्यूल होते हैं तो आप सारी ज़िंदगी सोचते थे कि शेड्यूल कैसे होते हैं, बल्ब के जैसे होते हैं। अब पता चलेगा शेड्यूल कैसे होते हैं, ठीक है। अपनी आंखों से देख लिया ना शेड्यूल किस तरह के होते हैं, लिस्ट होती है और उसका हवाला कहाँ पर दिया होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर मैं आपको बताता कि जी अमेंडमेंट होती है और आर्टिकल डाल दिए जाते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि पता नहीं कैसे डालेंगे, जैसे कोई जनाब कोई क्या कहते हैं हम सर्दियों में जो है वो शरबत में कोई बर्फ़ डालते हैं ऊपर से, ऐसे करके करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अब हाँ क्या चीज़ डालना है उसमें, गर्मियों में सॉरी। तो अब क्या करना है, अब हमने ये करना है कि आपने देख लिया कि जब भी कोई आर्टिकल ऐड हुआ बेटा तो उसमें क्या है, वो पूरे का पूरा अलग प्रोविज़न था और सिर्फ उसको क्या कर दिया हमने 2 आर्टिकल्स के दरमियान में डाल दिया। क्यों डाल दिया? ताकि वो उसका हिस्सा भी था, उसके मुतल्लिक़ उसमें बात भी की गई थी और अमेंडमेंट भी हो गई। तो अब आपको पता चलेगा कि अमेंडमेंट होती है तो आर्टिकल 270A क्या है, 275 क्या है, बी क्या है, या कोई भी ऐसी चीज़ क्या है, तो वो तमाम चीज़ें इसके अंदर आ गई। तो हम इसको बेटा पढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि इसकी समझ अगर हमें आनी है, हमारे पास बड़ा टाइम है, 5 साल पूरे हैं, और जब इसका एक्चुअल हमें ज़रूरत है वो पार्ट 3 के अंदर है जाके। तो पार्ट 3 से पहले हमने इसको क्या कर लेना है, कंप्लीट करना है। तो हम लाजमी नहीं कि हम इसको भगाएं या दौड़ाएं,
हम अगले जो आने वाले जो सेशन होंगे इसके अंदर हम चंद एक आर्टिकल्स, अगर हम इसमें क्योंकि हम 5 या 6 बच्चों का सेशन लेके चलेंगे तो हो सकता है कि हम इसमें एक दिन में 6 आर्टिकल पढ़ें, 6 या 7 आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो हम चाहे हमें इसके लिए कोई 40-50 या 60 सेशन करने पड़े, बट हम इसका एक एक लफ्ज़ क्या करेंगे, समझेंगे। शुरू में थोड़ा सा बेसिक पे चलेंगे, दरमियान में फिर हम ये किताब खोल लेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये इसमें केस ला क्या होते हैं, उसकी क्या अहमियत होती है। तो टाइम है हमारे पास, हम इसको एक सीक्वेंस के साथ इंशाल्लाह ऐसे तरतीब में लेकर चलेंगे। ठीक, कोई और क्वेश्चन किसी के? जी सर। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा था कि कोई आर्टिकल ख़त्म किया जाता है, जब वो ख़त्म कर देते हैं तो उसकी जगह नया आर्टिकल ऐड करना लाजमी है या ऐसे ही? अच्छा, अब ऐसा कर किताब में खोलें ताकि ये आपको वहाँ से समझ आएगा। आर्टिकल 71 खोलें, सब लोग आर्टिकल 71 खुद खोलें ताकि आपको समझ आए। आर्टिकल 71 खोल के, अब मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा जनाब, इस सवाल का जवाब आप लोगों में से कोई देगा। ये बंदा ये कह रहा है कि जब कोई आर्टिकल ख़त्म किया जाता है तो उसका नंबर क्या ख़त्म हो जाता है या उसकी जगह कोई नया आर्टिकल डालना ज़रूरी होता है या नहीं होता। आर्टिकल 71 पढ़ें और इसको जवाब दें, अगर किसी को समझ आती है कि इसके सवाल का क्या जवाब है। आर्टिकल 71 पढ़ने के बाद आर्टिकल 71 को क्या किया गया, अमेंड किया गया या ओमिट किया गया? ओमिट। क्या उसका नंबर ख़त्म हुआ? नहीं हुआ। क्या उसका नंबर तब्दील हुआ? नहीं हुआ। और जगह क्या होगी उसकी, खाली होगी। हाँ, अगर कभी फ्यूचर में कोई ऐसी बात डाली जाए जो यहाँ पे फिट आती हो तो वो इस जगह पे एडजस्ट की जा सकती है। जिस तरह आर्टिकल के नंबर बढ़ते नहीं हैं, नए आर्टिकल आने से आर्टिकल के टोटल 280 की तादाद बढ़ती नहीं है, इसी तरह आर्टिकल के निकलने से टोटल तादाद कम नहीं होती। अभी आपके लिए प्रैक्टिकल ये चीज़ पड़ी है कि आर्टिकल 71 निकल चुका है, इसमें कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, लेकिन अभी भी अपनी उस जगह पे वो क्या है, कायमी ब्लैक स्पेस लगेगी आर्टिकल 71 की। अब अगर कोई आज अमेंडमेंट आती है, कल अमेंडमेंट आती है, और ये बेसिकली लेजिस्लेशन का है प्रोसीजर, तो कोई आइन साजी के मुतल्लिक कोई नई अमेंडमेंट आ जाती है कि जनाब आज के बाद आइन में, इसमें मेडिएशन कमेटी पहले होती थी, उन्होंने कहा जी मुशर्रफ साहब के दौर में उन्होंने ख़त्म कर दिया, उसके बाद ख़त्म किया। मेडिएशन कमेटी थी, मेडिएशन कमेटी क्या करती थी कि अगर पार्लियामेंट में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए आइन के हवाले से तो वो सुलह सफाई करवा के आइन को एक तरतीब में वो उसके लिए कोई भी अमेंडमेंट को सेट करती थी। उन्होंने कहा नहीं जिसकी ज़रूरत, मुशर्रफ साहब ने जो अमेंडमेंट की सारी की सारी आइन से क्या करो, निकाल दो। लेकिन नंबर अभी तक नहीं निकला। नई अमेंडमेंट के ज़रिए से इसके अंदर वो चीज़ ऐड की जा सकती है। अब क्लियर हो गया? तो आर्टिकल अगर कोई निकाल दिया जाए, ओमिट कर दिया जाए, तो उसकी जगह वहीं पे वैसे ही रह जाती है। जी सर, ये पार्लियामेंट आइन की खिलाफ वर्जी कर सकती है? पार्लियामेंट, अब देखिए जब हमने कहा कि जी आइन सुप्रीम है, तो अगर कोई भी पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून पास करती है जो इस आइन के क्या हो, खिलाफ, तो वो कानून ख़त्म हो जाएगा। अगर कर सकती तो पार्लियामेंट कहती जी हम तो 5 साल के बाद जो है ना हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, हम तो इसको आगे लेकर चलेंगे, तो क्या वो चल सकते हैं? नहीं। जब आइन ने कह दिया कि हुकूमत की मुद्दत 5 साल है, अब 5 साल से आगे जा सकते ही नहीं। आइन ने कह दिया कि असम्बली टूटेगी तो 90 दिन में इलेक्शन होगा। अब पार्लियामेंट अगर कहे कि नहीं जी हम तो ऐसा करते हैं कि इसमें ये करते हैं कि 2 साल बाद इलेक्शन करवाएंगे, मुल्क के हालात ख़राब है। अच्छा, अभी इसी सवाल को ले लेते हैं। मुल्क के हालात तो वाकई ख़राब है। क्या मुल्क के ख़राब अगर हालात अगर ख़राब हों तो क्या ऐसी सूरत में पार्लियामेंट अपनी मुद्दत बढ़ा सकती है या नहीं? तो इस सूरत में हो सकता है कि अगर पार्लियामेंट इस आइन के अंदर तब्दीली कर दे तो क्या करे, और तब्दीली कब होगी? जब 2/3 मेजॉरिटी आएगी। कितनी? 2/3 मेजॉरिटी। यानी कि आजकल 342 मेंबर है, 342 में से 228 वोट अगर मेंबर्स के होंगे तो फिर ये आइन में आप तब्दीली कर सकते हैं। शहबाज शरीफ के पास कितने वोट्स हैं? 173। और आइन में तब्दीली के लिए कितने चाहिए? 228। तो 50 वोट कहाँ से आएंगे? पीटीआई वोट देगी? कभी भी नहीं देगी। तो आइन की तब्दीली हो सकती है, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती, आइन की तब्दीली। अगर आपने इससे हटके कुछ करना है तो आइन को तब्दील करें। आइन को तब्दील करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको 2/3 मेजॉरिटी। तो एक ही सूरत है 2/3 मेजॉरिटी, उसके अलावा आइन की खिलाफ वर्जी पार्लियामेंट भी, पार्लियामेंट आइन को बदल तो सकती है, खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। और बदलेगी कब?
जब मेजॉरिटी उसके पास होगी तब। ठीक है, आपके बेटे को सवाल है तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आयन क्या कभी ख़त्म किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो इसका क्या तरीका कार है? आयन को बनाया किसने था? हमने। किसके ज़रिए से? वोट के ज़रिए से। वोट किसको दिया था? एमएनए को। और एमएनए आगे जाके वोट करके आयन पास कर दिया। अगर हम कहते हैं जी आयन ठीक नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी को याद हो, तुर्की की बात याद हो, तुर्की में जो आयन था वो पार्लियामेंट्री था, जैसे हमारे यहाँ वज़ीर आज़म और सदर। तो वज़ीर आज़म आपने देखो को थोड़ा सा कमज़ोर होता है ना, लेकिन अमेरिका के सदर हम सुनते हैं बड़ा पावरफुल है। सदारती सिस्टम में जो सदर होता है वो पावरफुल होता है, और जो वज़ीर आज़म होता है पार्लिमानी सिस्टम में वो थोड़ा सा क्या होता है? कमज़ोर होता है। पार्लियामेंट्री पार्टी के ऊपर वो होता है, जब मर्ज़ी पार्लियामेंट्री पार्टी चाहे उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला के उसको क्या कर दे? ख़त्म कर दे। सदारती सिस्टम में इस तरह सदर को ख़त्म जब तक वो अपना टाइम पूरा ना कर ले। अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप था, सही था, बुरा था, गलत था, 4 साल पूरे करके गया। सब लोग उसके खिलाफ हुए, फिर भी वो 4 साल उसने क्या किए? पूरे किए। तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे ये हुआ कि जनाब सही उसने तैयब उर्दगान ने कहा कि जी अगर आप चाहते हैं कि मैं सही तरीके से मुल्क चलाऊँ तो मैं ये असम्बली ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे दोबारा वोट दें ताकि मैं इस आइन को तब्दील करके इसको क्या करूँ? नया आइन में ले जाऊँ। तो हुआ क्या? बात वही है कि इस आइन को ख़त्म किया जा सकता है 2/3 मेजॉरिटी के साथ। अगर पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी के साथ कहे कि ये आइन ख़त्म, हम नया आइन बनाएंगे, तो बनाया जा सकता है। लेकिन 2/3 अगर इसके अलावा करेंगे तो फिर हाई ट्रीजन होगा। अगर कोई फौजी आए वो कहे कि ये आइन ख़त्म, तो ख़त्म हो गया। आइन ख़त्म होने के बाद वो क्या करे? वो कहे कि जी नया आइन, तो ये है हाई ट्रीजन। उसके ऊपर क्या होगा? हाँ, अब मसला ये है कि डेथ सेंटेंस लगानी किसने है? अदालत ने। और जब फौज आएगी वो कहेगा कि अदालत भी ख़त्म, आइन ख़त्म, तो आगे क्या ख़त्म? मुशर्रफ ने क्या किया? आइन भी ख़त्म और अदालत भी क्या है? ख़त्म। उसने कहा पीसीओ वाले जज, और पीसीओ वाले जज आपने सुनो होगा ना, अगर कभी सुनो, बड़ा एक इफ्तिखार चौधरी का बड़ा मसला बना, और ये पीसीओ वाले जजेस का मसला बना। ये क्या था पीसीओ वाला जज? पीसीओ वाले जजेस ने ये हलफ उठाया था कि वो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं करें। तो जब कोई फौजी आएगा सबसे पहले किसको ख़त्म करेगा? आइन को। उसके बाद किसको ख़त्म करेगा? तो फिर उसको कौन सज़ा देगा? हाई ट्रीजन किधर गया? आइन भी गया और हाई ट्रीजन भी गया। और अगर कोई सज़ा सुना भी दे, वकार सेठ की तरह, मुशर्रफ को सज़ा सुनाई थी ना, हाई ट्रीजन की सज़ा सुनाई थी, और ये भी कहा था कि अगर वो सज़ा से पहले मुशर्रफ मर गया तो उसकी लाश को 3 दिन तक चौक पे लटका के आपने उसको सज़ा देनी है। उससे पहले वकार सेठ चला गया। मुशर्रफ को सदारती एजाज़ के साथ जहाज़ पे उसकी लाश को लाया गया, और पूरे एजाज़ के साथ उसको क्या किया गया? दफन किया। तो क्या है आर्टिकल 6 और ख़त्म करना? तो जिसके पास ज़ोर हो अगर वो इसको ख़त्म करे तो फिर खैर है, फिर कुछ नहीं है। वैसे रूटीन में बेटा ख़त्म कोई नहीं कर सकता। ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो इसको क्या करे? 2/3 मेजॉरिटी से ख़त्म करे, और ख़त्म करने के बाद नया कानून इसकी जगह पे ले आए। जी सर क्या कोई मुल्क जो है बगैर आइन के चल सकता है? अभी देखो बेटा, हमारा कोई टूटा फूटा आइन है जैसा भी है, तो फिर भी हम इतना ज़ोर लगा कर धक्का लगा के चला रहे हैं। अगर ये आइन ना होता, अगर ये आइन ना होता तो ये हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाने का सोचती क्यों? अब इलेक्शन की तरफ आप थोड़ा बहुत, ये सारी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है ना, ये इसको समझना सबसे ज़्यादा आसान आप लोगों के लिए जो लॉ के स्टूडेंट है। बल्कि आप तो साथ बाकी लोगों को बैठ के घर में बता, बच्चे आपको क्या पता, मैं आपको बताता हूँ ये ऐसे होता है। उनको पता चले कि बच्चा उनका क्या करके आ रहा है, पढ़ के आ रहा है, कुछ समझ के आ रहा है। ठीक है, आ जाके आपने अपने घर में अपने बच्चे को ये सुनाने, देखे बच्चे मैंने ऐसे ऐसे सवाल पूछे थे, ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ है, क्या बात क्या कर रहा था मैं, क्या ज़रूरी? देखिए बेटा, अगर आइन ना होता तो फिर कोई बंदा हुकूमत छोड़ता ना छोड़ता, फिर तो कोई इलेक्शन होने देता ना। वो कहता जी बस हम तो बस एक बार बन गए, आ गए सो आ गए। ये आइन है जो कह रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ भाई साहब, ज़्यादा डिले आप नहीं। जब उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं करवाते, ये नहीं है वो नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना ना ना, आइन कहता है। हर जगह पे कौन कह रहा है? आइन कह रहा है। और अगर आइन ना हो तो फिर कौन कहेगा? फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। जब कोई कुछ नहीं कहेगा तो क्या होगा? मुशर्रफ साहब 10-11 साल, ज़िया-उल हक साहब 11 साल, अयूब खान साहब 11 साल। तो अगर आइन ना हो तो फिर 11, 12, 15 साल।
और अगर आइन है तो क्या कर रहा है, उनको रोक रहा है, बता रहा है। तो आइन के बगैर मुल्क कैसे चलेगा? फिर कोई भी बंदा किसी भी चीज़ को सही तरीके से लेकर चलने के लिए तैयार नहीं होगा। अभी जो थोड़ी बहुत रोक टोक है वो किसकी है? वो आइन की है, जो बताता है कि अगर ऐसा काम करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ऐसा काम करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा काम करेंगे तो ये आपके लिए गलत है, ये काम आपने करना है और ज़रूर करना है। तो आइन का होना ज़रूरी है, आइन के बगैर मुल्क नहीं चलते। जी कोई और सवाल किसी का? तो ये बेटा सिर्फ आइन के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें थी। आज नेक्स्ट जो हमारा होगा सेशन होगा उसमें आप लोग भी कोशिश करें, अगर हमें इसको अच्छे तरीके से समझना है ना, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ते, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। हम ऐसा करेंगे, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, आप खोल लें इसका पहला पेज जो हम नेक्स्ट में करेंगे। हम इसकी रीडिंग भी करेंगे, हम इसका तर्जमा भी करेंगे, हम इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझेंगे भी सही। हम अगले सेशन में इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो प्रीएम्बल है, क्या है? प्रीएम्बल, जो पहला पेज 1 है इसका, पेज 1 अगर आप खोल लें, पेज 1 पे इसका प्रीएम्बल होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, हम वीक में एक सेशन करेंगे इसके हवाले से इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो किस चीज़ के बारे में होगा? वो प्रीएम्बल के बारे में, क्योंकि हमने 3 डिफरेंट चीज़ें लेकर चलनी है। एक हमने कॉन्स्टिट्यूशन लेकर चलना है, एक सिविल लॉ चलना है, एक हमारा क्रिमिनल लॉ होगा, कुछ जनरल प्रोसीजर होगा और फिर हमारी मूड कोर्ट की प्रैक्टिसेस होंगी। ये तमाम चीज़ें, क्योंकि कल परसों भी हमारे पास यहाँ पे कुछ बच्चे आए हुए थे कि सर जी वो कॉलेज तो लाख रुपये ले रहा है, तो 80,000 रुपये ले रहा है, तो आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मेरा एक ही जवाब था कि आपका दिल चाहे तो अपनी ज़िंदगी के 5 कीमती साल को क्या करें, आप खूब बर्बाद करें, और उसके बाद आप अगले 5 साल फिर क्या करें, किसी एकेडमी में जाके जुडिशरी की तैयारी करें, या कहीं पे जाके आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए बैठ जाएं, या कहीं पे जाके आप लॉ गार्ड की तैयारी के लिए। लेकिन अगर आप ये 5 साल, आप सब लोग मैक्सिमम एज कितनी है आपकी? 18, 20, 22, 24, 25, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं है। शायद इसकी होती 35, कम ही है, 40 है बाकी सबकी। तो बेटा ये वो एज है कि ये जो 5 साल है ना, ये बहुत कीमती है, इसमें हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। पेपर क्या है? पेपर से जितनी आसान चीज़ हो सकती ही नहीं। टोटल 60-70 सवाल है, आपका LLB पार्ट 1 क्लियर हो जाएगा। आप उसकी बिल्कुल परेशानी छोड़ देंगे, पेपर होगा कैसे होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, वो मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको पेपर की तैयारी करवा दूंगा। हमने इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है उन चीज़ों के लिए कि जब ये 5 साल इंशाल्लाह कंप्लीट हों, तो इसके बाद जब हम जाएँ फ्यूचर लाइफ में आगे, तो हमें हर वो चीज़ आती हो जिसकी हमें ज़रूरत है। हम प्रैक्टिस करना चाहें तो हमें किसी के चैम्बर में जाकर बातें ना सुननी पड़े। हम जुडिशरी की तरफ जाना चाहें तो हम ऑलरेडी क्या हो, उस हवाले से तैयार हो। अगर हम CSS की तरफ जाना चाहते हैं, PMS की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमारे पास इनफ नॉलेज हो। और CSS PMS ये जो हम चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे, ये वहाँ पर भी क्या है, सब्जेक्ट के तौर पे हमारे पास आती हैं, वहाँ पे भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश जो पहली है वो यही है कि ये जो हमारे 4-5 साल का अरसा है, ये इस तरह गुजरे कि जो हमारे लिए फ्रूटफुल होना, कि हम ये सोचते रह जाए कि यहाँ पर ये है या वहाँ पर वो है। तो ये सारे सेशन चलेंगे, साथ साथ इंशाल्लाह मूड कोर्ट का जो हमारा सेशन है वो भी बाकायदगी के साथ चलता रहेगा। और ऑब्जेक्ट यही है कि सिर्फ ये नहीं कि मैं अपने कॉलेज के बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। ये बच्चे, मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो हमारे लेजेंड्स लॉ कॉलेज के बच्चे हैं वो पूरे पाकिस्तान के बच्चों की आवाज़ बने। और आप अपनी जो भी क्यूरीज़ हैं, अपने जो भी सवालात हैं, आप इन बच्चों के साथ भी शेयर करें। हम ग्रुप्स बनाएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, फेसबुक पे भी हम इसके हवाले से कुछ ना कुछ करेंगे, ताकि आप वहाँ पे क्वेश्चंस पुट करें। आपके तमाम सवालात ये बच्चे जो आपकी आवाज़ बनेंगे, ये आप लोगों तक इस सेशन के ज़रिए से पहुँचाएँगे। और जो मेरा ऑब्जेक्ट है, या जो मेरा मकसद है, जो मुझे खुशी होगी, वो किस चीज़ पे होगी कि आज मैं जवाब दे रहा हूँ और आप लोग क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। कल को मैं सवाल करूँ और आप इसका जवाब देने के काबिल हो। हम इस स्टेज तक जाएं कि हम सवाल से, पूछने से जवाब देने तक में चले जाएं। और उससे पहले भी हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पर हम चीज़ें जब समझेंगे, जैसे मैंने कोशिश की कि आर्टिकल 71 में मैंने आपसे पूछा कि आप इसको समझाएं, तो आपने फिगर देखा, आपको खुद पता चल गया कि वो 71 उसमें से क्या हुआ है, ओमिट हुआ है, बट उसका नंबर स्टिल वहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद 72 स्टार्ट हो गया। तो आप इस चीज़ को समझ गए। तो चीज़ें समझ कैसे आएंगी? ये ज़बानी कलामी नहीं आएंगी, सामने हमारे पास चीज़ होगी, उसको समझना इंतहाई क्या होगा, हमारे लिए आसान होगा। तो इस हवाले से अगर आप लोग कोई मज़ीद क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक अल्लाह हाफ़िज़।